हेलो एवरीवन। जब हम लास्ट वीडियो में अपने बैटरीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे और बैटरीज के बारे में हमने लास्ट एक सेल बचा हुआ है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, फ्यूल सेल। और साथ में हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कोरोजन। ठीक है, और इसी के साथ हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंप्लीट चैप्टर को बाइंड अप करेंगे। तो हम सबसे पहले अगर यदि देखें फ्यूल सेल, आज इनका कंप्लीट स्ट्रक्चर, किस तरीके से ये काम करते हैं, किस तरीके से इसमें रिएक्शंस होती हैं, क्या इसके एडवांटेजेस है और क्या इसकी लिमिटेशंस है, उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर यदि हम फ्यूल सेल को पढ़ने से पहले हम ये देखें कि हमारे पास हमने दो टाइप के सेल्स पढ़े जिनका नाम था, एक तो प्राइमरी सेल और दूसरा जिनको हम बोल रहे थे सेकेंडरी सेल। दो टाइप के सेल्स थे। अब प्राइमरी सेल्स वो टाइप के सेल्स थे जैसे हम वॉच में यूज करते हैं, जिनको हम अदर इंस्ट्रूमेंट्स में यूज करते हैं, लेकिन वो पेंसिल सेल टाइप के। अब उनको यूज किया और फेंक दिया, मतलब वो सिर्फ यूज एंड थ्रो थे। उनकी कोई टाइम पीरियड था, वो लॉन्गर नहीं था, ज्यादा टाइम के लिए नहीं चलते थे वो, कि भाई जब तक उनका टाइम पीरियड है तब तक तो वो चलेंगे, काम करेंगे, लेकिन उसके बाद उनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। तो इनके तो बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि हम इसको ज्यादा देर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब ये तो बहुत ही कम हो गए। उसके बाद अगर यदि हम दूसरे सेल पे आते हैं जिनका नाम है सेकेंडरी सेल्स, जैसे हम बैटरी यूज कर रहे हैं, इन्वर्टर बैटरीज है, वो है। अगर यदि ये एक बार डेड हो गई तो हम इनको रिचार्ज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, रिचार्ज हो सकती हैं। अब रिचार्ज तो हो गई, लेकिन इसको रिचार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, इसमें रिचार्जिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, काफी टाइम कंज्यूम होगा। कि एक बार डेड हो गई ना तो उसके बाद में इसको काफी देर इसको रिचार्ज करना पड़ेगा, तब जाके रिचार्ज होंगे, दोबारा से फिर हम इसका यूज करेंगे। तो मतलब यह है कि इन दोनों में कुछ लिमिटेशंस है और उन लिमिटेशंस को बाइंड करता है हमारे पास फ्यूल सेल। बात क्लियर है? तो फ्यूल सेल्स होते क्या है? जैसे फ्यूल्स का मतलब है कि हम कोई भी ऐसी चीज यूज करें जिससे हमें तुरंत एनर्जी मिले। जैसे मान लो, सपोज करो आपको भूख लगी है, आप कोई काम करने लग रहे हो, काम कर रहे हो, तो आप क्या करो, थक गए, तो आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कैसे आएगी? या तो आप कुछ खा लो या फिर आप कुछ पी लो, तो मतलब आपको एनर्जी अपने आप आ जाएगी। कैसे आई? वो ऑटोमेटिकली, तुरंत। ऐसा नहीं है कि आपको कई देर, जैसे आपने काम कर रहे हो तो फिर काम करने के बाद में काफी देर, एक दिन छोड़ के फिर उसके बाद अगले दिन का टाइम लगेगा, फिर आप उसको एनर्जी लोगे। नहीं, आप एनर्जी लीजिए, कुछ खाइए पीजिए और दोबारा से काम कीजिए। आप जैसे पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते थक गए, आप चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, दोबारा से पढ़ना स्टार्ट कर दो। मतलब हमें एनर्जी क्या मिल रही है? तुरंत मिल रही है। तो हमारे पास फ्यूल सेल्स क्या हैं? फ्यूल सेल्स का मतलब है कि हमारे पास ऐसे टाइप के सेल्स जिसमें हमें केमिकल से तुरंत हमें एनर्जी मिलनी स्टार्ट हो जाए, उसी को हम बोल देते हैं फ्यूल सेल्स। क्लियर? अब हमारे पास फ्यूल सेल की कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है? कंस्ट्रक्शन अगर हम किसी भी सेल का बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो हम बहुत आराम से ये कह सकते हैं कि हमें सेल की रिएक्शन करने में कोई भी डाउट नहीं आएगा। जैसे हमने पीछे पढ़ा है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स में पढ़ा है, तो ध्यान से समझना है इसकी कंस्ट्रक्शन के। फ्यूल सेल में हम सबसे पहले तो एक ही बात जानते हैं कि हमारे पास जब कोई सेल होगा तो उसमें एनोड होगा और कैथोड होगा। तो मेरे पास में कोई भी एक एनोड है, कोई भी एक एनोडिक कंपार्टमेंट है, और मेरे पास में कोई भी एक कैथोडिक कंपार्टमेंट है। ये हो गया, कोई भी मेरा एनोडिक कंपार्टमेंट है और कोई भी मेरा कैथोडिक कंपार्टमेंट है जो कि कार्बन का बना है, कार्बन का बना है। लेकिन अब ये दोनों कार्बन के, अब सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि हमारे पास में जब फ्यूल सेल बना रहे तो ऑब्वियस सी बात है ये किसी भी गैस का बना होगा, और गैस का हम कोई भी इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमें यहां पे कोई ऐसा एलिमेंट का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, कोई ऐसी चीज का अरेंजमेंट करना पड़ेगा जिसके ऊपर गैस बहुत आराम से चिपक जाए, आराम से इसमें काम करना स्टार्ट कर दे, मतलब एड्सॉर्ब कर ले वो गैस। तो हम क्या करते हैं इस केस के लिए, हम इसको पोरस बना देते हैं। पोरस बनाने का मतलब यह है कि हम इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, इसमें जहां पे स्पेस होता है, पोर होते हैं। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड्स पे, क्योंकि हमें तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करवाना है इस पे, तो इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट है? ठीक है। अब जो ये पोर प्रेजेंट है,
इनके बीच में हम कोई भी इनर्ट मेटल यूज करते हैं जिसका नाम है, जैसे हम इनकी जगह पे यूज कर सकते हैं प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो हाइड्रोजन को या ऑक्सीजन को या जो गैस है जिसका हम यूज करने वाले हैं उसको अपने सरफेस पे चिपका ले, परफेक्टली एडजॉर्ब कर ले। तो इस केस में हम इनका यूज करते हैं प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल, इनका यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम इसको जो ये एनोड बना है और ये कैथोड, जो एनोड और कैथोड है, इनमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम एक चैम्बर से अटैच कर देते हैं और वो चैम्बर जहां से हमें प्रोवाइड करवाएगा, इधर से तो हमें हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करवाएगा और यहां पे ये जो चैम्बर है ये हमें ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करवाएगा। इधर से हमें ऑक्सीजन गैस मिलेगी और इधर से हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। क्लियर? हमारे पास में हुआ क्या है, मेरे पास में कोई भी सेल है जो कि एनोड और कैथोड से बने। एनोड में पोर्स प्रेजेंट है जहां पे एक इनर्ट मेटल लगे होंगे, जो प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल कोई भी हो सकते हैं। अब इसके साथ में हम इनको एक चैम्बर से अटैच कर देते हैं जो इधर से हाइड्रोजन गैस को प्रोवाइड करेगा और इधर से ऑक्सीजन गैस को प्रोवाइड करेगा। अब क्योंकि ये तो दोनों हाफ हाफ हो गई, वो उधर काम कर रहा है, इधर काम कर रहा है, लेकिन बीच में क्या है, बीच में खाली थोड़ी होगा, ये भी आपस में अटैच होंगे। इन दोनों को हम आपस में अटैच कर देते हैं, तभी तो मेरा एक सेल बनेगा। अब ये जो बीच का स्पेस बचा है इसमें हम कोई भी एल्कलाइन सॉल्यूशन डाल देते हैं। एल्कलाइन सॉल्यूशन का मतलब है हम यहाँ पे KOH भी डाल सकते हैं, NaOH का इलेक्ट्रोलाइट भी डाल सकते हैं। ये हमारे पास में पूरा सेल है जो कंप्लीटली यहाँ पे बना हुआ है, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन। अब देखो फ्यूल सेल, हमारे पास में कई टाइप के फ्यूल सेल्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मेरे पास ये इस टाइप का कोई एक चैम्बर बनाया, इस टाइप का कोई अरेंजमेंट बनाया जहां पे हम इधर से ये गैस डाल रहे हैं हाइड्रोजन, इधर से हम गैस डाल रहे हैं ऑक्सीजन। ठीक है, ये मेरे पास में हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मतलब हम यहां पे कौन सी गैस डाल रहे हैं, हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन। तो मेरे पास इस टाइप के सेल को हम बोल देते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। फ्यूल सेल, ठीक है। अगर यदि मान लो सपोज करो मेरे पास कोई जरूरी नहीं मैं इधर हाइड्रोजन डाल रहा हूं, मैं इधर दूसरी गैस डाल देता हूं, हाइड्रोकार्बन की कोई गैस डाल देता हूं, हाइड्रोकार्बन की मतलब मेरे पास यहां पे मैं मीथेन डाल देता हूं, इथेन डाल देता हूं, प्रोपेन डाल देता हूं। ठीक है, कोई सी भी गैस डाल दूं, या फिर मेरे पास मिथेनॉल डाल दूं, मतलब मेरे को कोई भी गैस डालनी है, मैं हाइड्रोकार्बन की कोई भी गैस इधर से डालूंगा तो मेरे को वो उसी टाइप की गैस का नाम बन जाएगा। अगर मैंने यहां पे डाल दिया प्रोपेन डाल दिया तो प्रोपेन ऑक्सीजन फ्यूल गैस, मतलब मेरा हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन फ्यूल सेल बन जाएगा। तो मतलब इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एक हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एक इसमें से कोई भी प्रोपेन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो हम इस सेल के बारे में यूज करना, किस तरीके से इसकी रिएक्शंस होंगी वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास अगर मैंने यहां पे हाइड्रोजन डाले H2, ठीक है, यहां से मैंने इंसर्ट किया, जैसे ही मैं इस हाइड्रोजन गैस को इसमें डालूंगा तो मेरे पास में हाइड्रोजन बॉन्ड की बनी होगी ये गैस, हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। अब ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है जैसे ही अंदर जाएगा इस मेटल सरफेस पे जाएगा तो ये हाइड्रोजन, सबसे पहला काम अगर यदि हम देखें एनोड या ऑक्सीडेशन हम यहां पे लिखें तो मेरे पास होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन है ये जाके डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव में +2 इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि हमने पीछे जब हम गैसियस इलेक्ट्रोड पढ़ते आए हैं तो गैसियस इलेक्ट्रोड में पढ़ा हमने कि भाई जब ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन हो किसी भी टाइप से हो, हाइड्रोजन गैस डिसोसिएट होती है, वो H पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन्स में निकलती है। ठीक है, अब क्योंकि मैं इसके 2 मोल्स ले लेता हूं, मैं यहां पे 1 मोल ना लेने की बजाय 2 मोल ले लेता हूं, तो मैंने यहां पे लिख दिया 2H2 गिव्स 4H पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पे जब ये हाइड्रोजन गैस आई है, ये जो हाइड्रोजन 4 जो हाइड्रोजन्स आए वो क्या बना रहे हैं, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर रहे हैं इस इलेक्ट्रोड पे, और इसने जनरेट कर दिए 4 H पॉजिटिव।
यहाँ पे जनरेट हो गए। क्यों? यहाँ से टूट के वो इस सॉल्यूशन में आ गए। जैसे इस सॉल्यूशन में आए H पॉजिटिव मतलब एसिडिक मीडियम, और इसने जैसे ही नीचे देखा मेरे पास बेस है, बेस किस टाइप में? K पॉजिटिव OH नेगेटिव प्रेजेंट है, OH नेगेटिव। तो ये 4H पॉजिटिव, जब हमें एक बात पता है एसिड आएगा तो वो बेस के साथ में रिएक्ट करेंगे तो आपस में क्या बनाएंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वो तुरंत H पॉजिटिव, एक H पॉजिटिव आएगा तो OH के साथ में मिलेगा तो क्या बनेगा? H2O। तो अब हमारे सॉल्यूशन में कोई एक ही OH थोड़ी पड़ा है, तो वहां पे OH माइनस OH माइनस OH माइनस पड़ा हुआ है। 4 OH माइनस 4 H पॉजिटिव के साथ मिलेंगे तो 4 H2O H2O बना देंगे। मेरे पास में 4 H2O बन गया। मतलब यहां पे रिएक्शन क्या हुई है? 4 H पॉजिटिव प्लस 4 OH नेगेटिव गिव्स क्या दिए? 2 H2O, 4 H2O। 4 H पॉजिटिव 4 OH नेगेटिव कंबाइन हुए और मेरे पास 4 H2O बन गए। क्लियर? ये हमारे पास रिएक्शन हो गई। तो अब यहां से 4 H पॉजिटिव कैंसिल, तो ये बन गया 2H2 प्लस 4 OH नेगेटिव गिव्स 4 H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। मेरे पास ये रिएक्शन हुई किस पे? किस पे हुई है? एनोड पे। एनोड का जो कंपार्टमेंट है, या जहां पे हम ये कह सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है, वो क्या हुई है? वो ये वाला पार्ट हो गया, खत्म हुआ। ठीक है, ये तो मेरा एनोडिक कंपार्टमेंट हो गया। अब हम बात करें अगर कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है या किस तरीके से काम कर रहा है। कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन क्या हो रहा है। अब क्योंकि हमें एक बात पता है कि मेरे पास जब हम इधर से प्रोवाइड करवा रहे हैं तो क्या प्रोवाइड हो रहा है? ऑक्सीजन गैस, जो क्या बना होगा? ऑक्सीजन, ओ डबल बॉन्ड ओ बने। ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। सेकंड, अगर यदि हम रिडक्शन की बात करते हैं, रिडक्शन पे, तो हमारे पास में होगा क्या? यहां से 4 इलेक्ट्रॉन्स निकले 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 और वो इधर आएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन से इधर आए, क्योंकि यहां से 4 इलेक्ट्रॉन निकले, 4 इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करेंगे तो मेरे पास में जो ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है O2, ये इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन किसके साथ एक्सेप्ट करेगा? यहां से 2 H2O मॉलिक्यूल्स को यूज करेगा और वो इसके साथ रिएक्शन करवाएगा 2 H2O के साथ, और मेरे पास रिएक्शन बनेगी, वो बनेगी 4 OH नेगेटिव। 4 OH नेगेटिव। मेरे पास में यहां से अगर यदि मैं देखूं, ऑक्सीजन H2O को यूज कर रहे हैं और OH वापस प्रोवाइड कर रहे हैं, OH माइनस। देखो सबसे बड़ी इस रिएक्शन की यही खास बात है, जितने OH नेगेटिव हमने यहां पे यूज किए थे, कंज्यूम किए थे वाटर में, वाटर बनने के लिए, उतने OH नेगेटिव वापस हमें मिल गए। कहां से? कैथोड से। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, जितने OH नेगेटिव हमने यूज किए थे H पॉजिटिव के साथ में, कंबाइन होकर H2O बना था, ऑब्वियस सी बात है। अब ये H2O जो बना, इसमें से H2O मॉलिक्यूल इसके साथ यूज हुए और रिएक्शन में वापस हमें, देखो कैथोड पे क्या बन रहे हैं? OH नेगेटिव बन रहे हैं। वापस हमें OH नेगेटिव मिल गया। कितने? 4 ही OH नेगेटिव मिल गए। जितने यूज किए थे उतने मिल गए वापस। तो हमें क्या मिला? ओवरऑल हमने OH का कोई भी यूज नहीं किया। लेकिन अगर यदि हम इसमें ध्यान से देखें तो मेरे पास में H2O के मॉलिक्यूल्स फ्री पड़े हुए हैं। कितने? 2 ही तो कंज्यूम किए हैं, 2 ही तो सॉल्यूशन में यूज किए हैं। उसके अलावा 2 H2O के मॉलिक्यूल्स अभी भी फ्री पड़े हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो सॉल्यूशन है इसमें वाटर की क्वांटिटी क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे हम इसमें यूज कर रहे हैं, इस रिएक्शन को यूज कर रहे हैं, इस सेल को यूज कर रहे हैं, मेरे को H2O फ्री में मिलता जा रहा है। मतलब मेरा सॉल्यूशन क्या होता जा रहा है? डाइल्यूटेड होता जा रहा है, डाइल्यूट बनता चला जाएगा। तो हम यहां पे इसी का एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा जो H2O के बारे में बताएगा। ठीक है, तो हमने यहां पे अगर यदि हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखें तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी? इसकी ओवरऑल रिएक्शन में यहां पे इसका पार्ट यहां पे लिख रहा हूं, O2 प्लस H2O, 2 H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या दे रहे हैं? 4 OH नेगेटिव। तो हम यहां पे ओवरऑल रिएक्शन देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल,
4OH से 4OH कैंसिल, मेरे पास बचा क्या है, देखो H2O इधर है और H2O इधर है, लेकिन इधर 2 है इधर 4 है, तो हमारे पास में बना क्या, H2 दैट इज ट्वाइस प्लस O2 गिव्स क्या दे रहे, ट्वाइस ऑफ H2O। मेरे पास ये आई इसकी ओवरऑल रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल या हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ठीक है, तो मेरे पास अगर यहां पे एक कॉमन देखें, सबसे पहले हमने इसका यूज किया था, जिसको कहां पे यूज किया था, हमने इसका स्पेस में यूज करके देखा, इस सेल का हमने स्पेस में यूज किया, जिसको हम बेकन फ्यूल सेल के नाम से भी जानते हैं, बेकन फ्यूल सेल ऑल्सो कॉल्ड। ठीक है, तो यहां पे इसका यूज करने के साथ में दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है इसका, वो ये है कि जब स्पेस में जाते हैं तो वहां पे पानी को पीने के लिए हम यूज कर लेते हैं इस H2O का। अब सबसे बड़ी बात ये, सेल में से हम पानी निकालेंगे, सेल में से पानी, क्योंकि हम यहां पे जब हमने पीछे पढ़े RO का यूज करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, वो इस पर अप्लाई किया जाता है और H2O को ड्रिंकिंग पर्पज के लिए भी निकाल लिया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दूसरा जो सॉल्यूशन बना वो डाइल्यूट होता जा रहा है, तो उस डाइल्यूट को भी थोड़ा सा कम करने, तो हम यहां से H2O को एलिमिनेट कर लेते हैं और वहां से हम इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सा काम है, सिंपल सी इसकी वर्किंग है कि हम किस तरीके से इसमें ऑक्सीडेशन, किस तरीके से इसमें रिडक्शन फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर हो गई बात, एकदम क्लियर है। चलो अब अगर यदि हम दूसरा एक और टाइप देख लेते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जहां पे हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के, हाइड्रोकार्बन का मतलब है मैं यहां से कोई भी हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग गैस, चाहे हम वो प्रोपेन की बात कर रहे हैं, तो हम यहां पे लिख देते हैं C3H8 ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ठीक है, प्रोपेन विद ऑक्सीजन फ्यूल सेल क्या है, किस तरीके से काम करता है, यहां से हम प्रोपेन को इसमें से मर्ज करवाते हैं, इधर से हम प्रोपेन डालेंगे, प्रोपेन गैस इसमें से जब हम इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास में होगा क्या, ऑक्सीडेशन पे बात करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ये प्रोपेन गैस यहां से जाएगी, डिसोसिएट होगी, किसमें होगी, यहां से जो हमारे पास गैस है, हाइड्रोकार्बन गैस है, वो जाके इधर CO2 गैस प्रोवाइड करेगी। CO2 गैस कैसे, जैसे हमने हाइड्रोजन C3H8 लिया, इधर OH माइनस प्रेजेंट है, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, OH माइनस ये हमें देगा CO2 गैस प्लस साथ में H2O ये देगा। अब क्योंकि कितने, जब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 20 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से एलिमिनेट होंगे, 20 इलेक्ट्रॉन्स, 28 दैट इज 14 प्लस 3, तो मेरे पास यहां पे 20 इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है जहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। क्लियर, दूसरी तरफ वही सेम रिएक्शन है, H2O का यहां से यूज किया जाएगा, H2O का यूज करेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करेगी, तो मेरे पास O2 प्लस H2O प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए थे, क्या दे रहा था वो, 4OH माइनस। इस रिएक्शन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिडक्शन रिएक्शन हो गई। ओवरऑल रिएक्शन अगर यदि हम देखेंगे तो ये हो जाएगा C3H8, 20 इलेक्ट्रॉन से 20 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 20OH से 20OH कैंसिल, तो हमारे पास में रिएक्शन क्या आ गई, प्लस O2 प्लस 2 इधर है, सॉरी 10 इधर है, 14 इधर है, तो हमारे पास क्या हो गया ओवरऑल, जब इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हुआ तो यहां से 5 ऑक्सीजन और इधर बन गया 3 CO2 प्लस 4 H2O। ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास ये आ गई। ये है हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीजन के साथ में फ्यूल सेल। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो आपको रिएक्शन बनानी आनी चाहिए। ठीक है, बहुत आराम से है, सिंपल सा है। चाहे हम हाइड्रोजन को यूज कर ले, चाहे हम हाइड्रोकार्बन्स को यूज करें, कोई भी गैस जो इंसर्ट करेंगे इसमें, उस गैस का यहाँ पे OH के साथ में रिएक्शन होगा और इधर से जो वाटर बनेगा वो वाटर इसके साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास वापस OH देगा और रिएक्शन काम करेगी। क्लियर,
ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की कि भाई क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो इसकी ये है कि जहां हमने पढ़ा प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, उनकी एफिशिएंसी का मतलब होता है कितने % काम करेगा। उनकी जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी थोड़ी सी कम है, लेकिन जब हम फ्यूल सेल की बात करते हैं, फ्यूल सेल, तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो 60 to 70% है, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। 60 to 70% जब इसकी एफिशिएंसी है, ये काम कर सकता है, इसकी टेंडेंसी है, तो ये बहुत अच्छी अपनी जगह पे कैपेसिटी रखने वाली गैस है फ्यूल सेल्स। ठीक है, सबसे पहला तो यूज इसका यही है। दूसरा ये है कि जब तक, जैसे हमने पढ़ा प्राइमरी सेल्स है वो जब तक यूज होंगे खत्म हो गए। दूसरा हमने पढ़ा सेकेंडरी सेल डेड हो गए, उसके बाद यूज नहीं कर सकते, दूसरी बार उसको रिचार्ज करना पड़ेगा। यहां पे फ्यूल सेल का मतलब यह है जब तक हमारे पास फ्यूल प्रेजेंट है, जब तक इसका फ्यूल प्रेजेंट है, हमारे पास सेल में फ्यूल प्रेजेंट है, तब तक ये बहुत अच्छे से और लगातार काम कर सकते हैं। जब तक फ्यूल प्रेजेंट है तब तक ये लगातार काम कर सकते हैं। और जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये है पोल्यूशन फ्री है, पोल्यूशन फ्री। इससे बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं होता है। जैसे आपने अभी देखा है कि CO2 बन रहे हैं हाइड्रोकार्बन में, चलो ये आ जाता है कि भाई हाइड्रोकार्बन में CO2 है, लेकिन वो पोल्यूटेंट का काम नहीं करता है, वहां पे वो दोबारा से वो एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। तो यहां पर ये पोल्यूशन फ्री होने की वजह से, फ्यूल्स जो प्रेजेंट है लगातार काम करने की वजह से और इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होने की वजह से हम फ्यूल सेल्स को बहुत अच्छा मानते हैं। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस क्या है भाई? लिमिटेशन में जब ये बात ऑब्वियस सी है, अगर किसी में कोई अच्छाई है तो उसकी लिमिटेशन भी मिलेगी, क्योंकि जब ये बात है भाई एफिशिएंसी इतनी चाहिए तो उसमें पैसे भी लगेंगे। पैसे किस लिए लगेंगे? इसमें क्या पैसे लगने हैं? इधर से हाइड्रोजन मिल रही है, इधर से ऑक्सीजन मिल रही है, तो इसमें पैसे इसलिए लगेंगे क्योंकि मेरे पास जो यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट है, इन पोर्स में हमने क्या डाला था? प्लेटिनम डाला था, पैलेडियम डाला था, निकल डाला था। तो वो सबसे पहली बात तो ये होता है वो कॉस्टली होते हैं, बहुत हाईली कॉस्टली होते हैं कि उनको खरीदना है तो हमें उनके पीछे कॉस्ट लगानी पड़ेगी, मतलब वहाँ पे हमें पैसे लगाने पड़ेंगे और वो पैसे ज़्यादा होंगे। ठीक है, पहला तो इनका यही। सेकेंड इसकी लिमिटेशन है कि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे अब सॉलिड है कोई भी, लिक्विड है कोई भी, तो उसको हम बहुत आसानी से स्टोर कर सकते हैं, बहुत आसानी से एक जगह पे रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इधर से हम हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन गैस को कहीं स्टोर करना, गैसियस कंपोनेंट को स्टोर करना वो डिफिकल्ट है, हम गैस को इजीली स्टोर नहीं कर सकते। तो गैसियस कंपोनेंट को स्टोर करना है तो ये भी बहुत बड़ी बात है, इसको डिफिकल्टी होगी स्टोर करने में। तीसरा जो इसका जो हमारे पास लिमिटेशन है, हमने इसके बीच में कंपोनेंट डाला है, वो डाला है कोई भी बेस, KOH, NaOH, ये पार्ट हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये कोरोजिव होते हैं, कोरोजिव नेचर के प्रेजेंट होते हैं। अब कोरोजिव है तो ऑब्वियस सी बात है, जिसको अब हम पढ़ने वाले हैं, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो कोरोजिव ही है। क्या है कि हम ये जैसे ही अगर यदि इस मेटल्स के साथ में रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करते ही क्या करेगा? इनको कोरोजन करना स्टार्ट कर देगा, रस्टिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम इनका भी यूज करते हैं बनाने के लिए, लेकिन ये कोरोजिव नेचर के होते हैं तो इनको बार बार में रिप्लेसमेंट की जाती है इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए। क्लियर है? तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं जिनका हम यूज करते हैं, और यहाँ पे इनके कुछ एडवांटेजेस भी हैं जिससे हम इसको ज़्यादा यूज भी करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने बात की फ्यूल सेल्स की, क्या होते हैं, किस तरीके से वर्किंग होती है, किस तरीके से उसके एडवांटेजेस हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे कोरोजन के बारे में। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कोरोजन। क्या होता है कोरोजन, किस तरीके से इसको रोकथाम कर सकते हैं, किस वजह से होता है, किस किस तरीके से, मतलब इसके सारे टाइप्स हम उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो सब हम कोरोजन देखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज कोरोजन है क्या चीज। मान लो सपोज करो आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि आयरन रोड्स हैं, चाहे वो लोहे का सरिया हो या कोई भी, बहुत सारे आप लोहे के इंस्ट्रूमेंट्स को आप देखते हो जो कि बाहर खुले में पड़े होते हैं। ठीक है, अब वो जब खुले में पड़े हैं तो वहां पे हम देखेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेयर में गैसेस भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, H2O भी प्रेजेंट है। हमारे एटमॉस्फेयर में ढेर सारी गैसेस प्रेजेंट होती है। अब हम कुछ टाइम बाद देखेंगे, जब हम नए नए लेके आए थे उनको, तो उनके ऊपर चमक भी थी, वो बहुत सुंदर दिखते थे। लेकिन जब हम उसको कुछ टाइम बाद देखेंगे तो हमें देखने में मिलेगा कि उनके ऊपर कोई ब्राउनिश कलर का, या उनका जो कलर है वो चेंज हो गया है। पहले उनका कलर अलग था, बाद में उनका कलर अलग हो गया। 1 साल 2 साल में ऐसा नहीं है कि वो इंस्टेंटली कोई भी रिएक्शन हो रही है, उसमें धीरे धीरे वो खत्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब उनका कलर फेड हुआ, उसके कुछ टाइम बाद और 1 साल बाद जब आप देखोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे कि उनके ऊपर हल्की हल्की सी कोई और अलग से ही कोई अलग लेयर बनने लग गई। ठीक है, उसके कुछ टाइम बाद फिर देखोगे तो आप उसमें ऑब्जर्व करोगे कि वहां पे धीरे धीरे जब आप उसको तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो आयरन रोड टूटना भी स्टार्ट हो जाती। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे खाना स्टार्ट हो गया है। किसने खा लिया? कोरोजन ने ही खा लिया। तो कोरोजन क्या चीज है कि अगर यदि मेरे पास में कोई भी मेटल की रोड है, कोई भी मेटल रोड है, ये मेटल रोड यहां पे पड़ी हुई है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोरोजन होता किस वजह से है, क्या क्या इसके रीजंस है जिनके पीछे हमारे पास कोरोजन हो रहा है। अगर मेरे पास में कोई भी आयरन रोड है जो हम लेके आए मार्केट से, अगर ये जो मेटल रोड है आयरन की मेटल रोड है, ठीक है, इस आयरन की मेटल रोड में जितनी ज्यादा अमाउंट में इंप्योरिटी प्रेजेंट होगी, जितनी ज्यादा अमाउंट में, अगर यदि ये प्योर मेटल है, प्योर आयरन की रोड है, तो इस पे कभी भी जंग नहीं लगेगा। इतनी आसानी से जंग नहीं लगता है प्योर आयरन रोड में। ठीक है, इसमें जंग कब लगना शुरू होगा? जब ये इंप्योर होगा और इसमें इंप्योरिटी मिक्सअप होगी। कितनी अमाउंट में इंप्योरिटी है तो उसी हिसाब से इसमें जंग लगेगा। जितनी ज्यादा इंप्योरिटी इसमें मिक्सअप होगी उतना ही फास्ट इसमें कोरोजन होगा या रस्टिंग होनी स्टार्ट होगी, रस्टिंग होगा। ठीक है, चलो पहली चीज तो हमने देखा इंप्योरिटी। ठीक है भाई, इंप्योरिटी प्रेजेंट है तो हो गया होगा, लेकिन इंप्योरिटी होगी तो फिर उससे कैसे अगर मेरे पास में ये आयरन रोड एकदम प्लेन सरफेस है, इसका एकदम प्लेन, मतलब इसके ऊपर बिल्कुल भी हल्की सी भी खरोच नहीं है, हल्की सी भी, इसमें कहीं बैंड नहीं है, एकदम प्लेन एरिया है। ठीक है, तो इसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। प्योर है तो भी नहीं लगेगा, और दूसरा अगर यदि ये सरफेस प्लेन है तो भी नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन हम यहां पे देखें तो मेरे पास अगर यदि यही सरफेस हल्का सा बैंड हो गया, ये जो आयरन रोड है हल्का सा इसमें से बैंड हो गया, जैसे बैंड हुआ, बैंड होने के बाद यहां पे जंग लगना शुरू होगा। कभी भी देखोगे आप तो देखना, कभी चेक करना, तो वो कभी भी बीच में जहां पे प्लेन सरफेस है वहां पे जंग कभी नहीं लगता है। जंग हमेशा लगना स्टार्ट होता है वो हमेशा अनइवन सरफेस, जिसको हम बोलते हैं अनइवन सरफेस बोल दो, या फिर हम जिसको बोलते हैं रफ सरफेस होगा, वहां पे जंग लगना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास स्टेप क्या हो गया कि जहां पे अनइवन स्टेप होगा। अनइवन अगर यदि वो मेटल रोड है, उसका जो सरफेस है वो स्मूथ ना होके अनइवन है, रफ है, तो वहां पे हमें जंग लगने देखने को मिलेगा। दूसरी चीज भी हो गई। तीसरी चीज, अगर यदि मेरे पास यहां पे जो हमारा एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है, ये जो हमारे इस जिसको हम आयरन रोड जहां पे रखी हुई है, अगर इसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट देखें तो वहां पे मॉइस्चर प्रेजेंट है। अगर यदि मॉइस्चर प्रेजेंट है तो खाली मॉइस्चर होने से कुछ नहीं होगा। अगर खाली मॉइस्चर है तो कुछ नहीं होगा। अगर इस मॉइस्चर के अलावा यहां पे गैस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, पोल्यूटेंट गैसेस जैसे CO2, SO2, NO2 टाइप की, मतलब अलग अलग टाइप की, क्योंकि एनवायरनमेंट में सारी गैसेस प्रेजेंट होती है, तो इन पोल्यूटेंट गैसेस के प्रेजेंट होने की वजह से भी हमारे पास यहां पे अलग से रिएक्शन होती है। ठीक है, तो तीसरा हमारे पास काम क्या हो गया कि यहां पे पोल्यूटेंट प्रेजेंट है, पोल्यूटेंट प्रेजेंट है जो इसके साथ में प्रेजेंट है। क्लियर? अगर कई बार तो ये हो गया, लेकिन एक चीज और है जो हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, हम एक चीज पढ़ते हैं, मान लो सपोज करो अगर यदि मैं किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं,
मैं किसी को प्रोटेक्ट कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरे जो पीछे खड़ा है वो बच रहे, ठीक है। लेकिन अगर यदि वो मुझसे ज़्यादा रिएक्टिव है, मान लो सपोज करो अगर यदि किसी भी दो की लड़ाई हो रही है, अब हम उसके बीच में जाके और अगर उसको बचाने की कोशिश करते हैं कि चलो कोई नहीं है, हम दोनों को सेपरेट कर देते, लेकिन जो पीछे वाला है नहीं नहीं मैं तो मारूंगा, वो तुरंत रिएक्ट करने आ जाए। जैसे अगर यदि ये आयरन रोड है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर कोटिंग कर दी हमने कि भाई इसके ऊपर जंग ना लगे, ये मान के चलते कि भाई इसके ऊपर जंग ना लगे, ठीक है। अगर यदि ये कोटिंग की है और यहां पे दो मेटल्स है, एक मेटल एम है और दूसरा आयरन है, अगर यदि ये एम मेटल आयरन की कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है, क्या है, लेस रिएक्टिव, तो फिर ये रिएक्ट थोड़ी करेगा। आयरन इससे ज्यादा रिएक्टिव है तो आयरन इस पे अटैक कर देगा और रिएक्शन कर जाएगा। लेकिन अगर यदि यही मेटल मोर रिएक्टिव है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब मेरे पास कोई भी मेटल होगा, हाइड्रोजन गैस होगी, H2O होगा, अदर CO2 गैसेज, NO2 गैसेज है, तो वो तो रिएक्शन करने के लिए आएंगी, और रिएक्शन करने के लिए आएंगी तो उनको तो रिएक्शन करने के लिए मेटल मिला हुआ है, चाहे तो ये इसके साथ में रिएक्ट करे चाहे इसके साथ में रिएक्ट करे, क्योंकि ये दोनों चीजें तो बनी तो है किसी न किसी तो एलिमेंट से या कंपोनेंट से, तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करेंगी। और उनको अगर यदि ये M हाईली रिएक्टिव मिल गया तो ये सिर्फ इसी के साथ रिएक्ट करती हुई रह जाएंगी, सिर्फ इस M मेटल के साथ रिएक्शन कर जाएंगी और कह देंगे कि भाई हमें अंदर जो इसके अंदर पड़ा हुआ है उसे हमें हाथ ही नहीं लगाना। लेकिन अगर इसका जस्ट अपोजिट हो गया तो क्या, कि यहां पे जो ये आयरन प्रेजेंट है ये कहे कि मैं तेरे से ज्यादा रिएक्टिव हूं, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव, आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है इस मेटल से जिसकी कोटिंग की है, अगर इससे ज्यादा रिएक्टिव है तो आयरन इसकी कंपैरिजन में जाएगा, M को छोड़ जाएगा और कहेगा तू रह, मैं रिएक्ट करके आता हूं, और ये रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट कर गया तो फिर वही कोरोजन। बात क्लियर है। तो हमारे पास कुछ इसके जो टाइप्स हैं जहां से हम कोरोजन को रोकने की कोशिश करेंगे वो इन्हीं से है, ठीक है। किस किस टाइप से कोरोजन हो सकता है वो ये टाइप्स है। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की कि कोरोजन होता क्या है या क्या क्या इसमें रिएक्शंस होती है। देखो कोरोजन होने के लिए हमारे पास में रिएक्शन हो रही है। अगर मैं बात करूं, मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोई भी आयरन की रोड होगी वो कैसी होगी, अनइवन सरफेस की होगी। तो इसके अगर यदि हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म, तो मेरे पास कोई भी एक आयरन रोड जिसका सरफेस कैसे है, अनइवन है, स्मूथ नहीं है। अब क्योंकि मेरे पास में ये है आयरन रोड, इसी के अंदर ही लिख लेते हैं आयरन रोड, ठीक है। एटमॉस्फेयर में H2O प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो मेरे पास ये हो गया मेरा एटमॉस्फेयर जहां पे H2O प्रेजेंट है, H2O प्रेजेंट है। अब वो H2O जैसे मान लो बारिश हुई, जैसे ही बारिश हुई या कोई भी मॉइस्चर्स आए, वो मॉइस्चर्स क्या करेंगे, इस अनइवन सरफेस पे, ये जो अनइवन सरफेस है इस पे आके H2O चिपक जाएगा, यहां पे आके H2O बैठ गया, ठीक है। अब क्योंकि मेरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस भी है, एटमॉस्फेयर में CO2 गैस भी है, NO2 गैस भी है, डिफरेंट बहुत सारी पोल्यूटेंट गैसेस प्रेजेंट है। ये H2O अगर CO2 के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, CO2 के साथ रिएक्शन करेगा, H2O CO2 के साथ में रिएक्शन करेगा तो हमारे पास में कार्बोनिक एसिड देता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाता है और एसिड बन गया। एक बार अगर यदि H2O CO2 के साथ रिएक्ट कर गया तो मेरे पास क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड, और एसिड बन गया, एसिड बना। ये मेरे पास सबसे बड़ी बुरी बात होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही एसिड बना ये तुरंत एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देगा, H पॉजिटिव CO3 2 नेगेटिव, मेरे पास आयंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे, आयंस बनेंगे। और जैसे ही आयन बने, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होना स्टार्ट हुए, यहां पे मेरे पास आयरन रोड है, ये एनोड की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे, एनोड के तरीके से। और एनोड की तरीके से बिहेव करेगी तो आयरन है
वो इससे ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये तुरंत एनोड बनाना स्टार्ट करेगा, और एनोड बनेगा तो मेरे पास क्या होगा, क्या कि यहाँ से एनोड पे आयरन 2+ में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करके। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले, आयरन 2+ में कन्वर्ट हो गया। बहुत अच्छी बात है। क्या अच्छी बात हुई? कुछ भी नहीं हुआ, बहुत डिफिकल्टी बढ़ चुकी है। कैसे? यहां से जो आयरन 2+ है, ये जो बना है आयरन 2+, ये आयरन 2+ ऊपर जाएगा और ऊपर जाके देखेगा कि मेरे पास यहां पे कौन प्रेजेंट है, H पॉजिटिव प्रेजेंट है, एसिडिक मीडियम प्रेजेंट है। साथ में कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। साथ में हम देखेंगे कि अगर यदि H2 और ऑक्सीजन आपस में एसिड बन चुका है, ऑक्सीजन है, तो रिएक्शन होगी जो कैथोड पे, वो रिएक्शन हमारे लिए सबसे बड़ी दुखदायक होगी। क्या होगी? वहां पे H पॉजिटिव, कितने H पॉजिटिव निकलेंगे कि हमारे पास में ऑक्सीजन के साथ में, क्योंकि हमें एक बात तो पता है, जब H पॉजिटिव निकलेगा तो हमारे पास में H2 बनाने की कोशिश करेगा, और H में जनरेट होगा। मान लो सपोज करो H में जनरेट हो रहा है, पहले H2 हम 2 नहीं ले रहे, एक ही ले रहे, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। ठीक है, अब H पॉजिटिव ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होगा, यहां से ये वाटर की जनरेशन करना स्टार्ट कर देगा। जो एसिड है ऑक्सीजन के साथ में मिलेगा तो हमारे पास में H2O जनरेट करना स्टार्ट करेगा। कितने? अब यहां से हम देखते हैं 4 OH नेगेटिव, तो 2 H पॉजिटिव, साथ में 4 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर दिए। और जो हमारे पास रिएक्शन होगी, अब वो रिएक्शन क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन अगर यदि हम देखें तो ओवरऑल रिएक्शन वो क्या बन रही है, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास बननी स्टार्ट हो जाएगी कि भाई इस रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो ये बन गया 2Fe प्लस 4H पॉजिटिव प्लस O2 गिव्स क्या देने लग रहा है, 2Fe 2+ प्लस 2H2O। हमारे पास ये बनी इसकी ओवरऑल रिएक्शन, जहां पे हमने बात की कि किस तरीके से आयरन 2+ में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, आयरन किस में कन्वर्ट हो गया, आयरन 2+ में हो गया। बिल्कुल सिंपल से, कोई फर्क नहीं हुआ। चलो, अब क्योंकि मेरे पास रिएक्शन यहां पे नहीं रुकती है, रिएक्शन कहां पे जाएगी फिर? रिएक्शन जब यहां रुक ही नहीं रही है तो जाएगी कहां पे? क्योंकि मेरे पास में आयरन 2+ है, ये अपने आप को कोशिश करेगा कि मैं अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को और ऊपर लेके जाऊं, क्योंकि ये आयरन 2+ से आयरन 3+ में ज़्यादा स्टेबल है, तो वहां तक जाने के लिए ये कोशिश करता है कि मैं अपने आप को कन्वर्ट कर लूँ रस्टिंग करने के लिए। और रस्टिंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2। कैसे बनते हैं, हमारे पास इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आयरन 2+ ने जब अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाने की कोशिश की तो ये जो आयरन 2+ है ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। किस तरीके से करेगा? क्योंकि ये जो आयरन 2+ है, यहां पे ऑक्सीजन मिला हुआ है, यहां पे H2O मिला हुआ है, दोनों चीजें प्रेजेंट है, तो ये बहुत आराम से आयरन 2+ रिएक्शन करेगा O2 के साथ में, रिएक्शन करेगा H2O के साथ में, और हमारे पास में क्या जनरेट कर देगा, आयरन 2O3 Fe2O3 प्लस H पॉजिटिव। यहां पे ये जनरेशन करेगा, H पॉजिटिव की जनरेशन करेगा। रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेना कि हमारे पास इसमें रिएक्शन होगी वो क्या होगी, बैलेंसिंग में। और जैसे ही इसमें X H2O के साथ में मिलेगा, जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में मिलेगा डिफरेंट टाइप के, तो हमारे पास ये तुरंत जनरेट कर देगा Fe2O3.XH2O, और जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। हमें जंग लग चुका है, आयरन को जंग लग चुका है, हमें नहीं, आयरन को जंग लग चुका है। मतलब हम जो रिएक्शन करने वाले थे रस्टिंग ऑफ आयरन, वो हमारे पास प्रोड्यूस हो गई। क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि किस तरीके से आयरन प्रोड्यूस होते हैं, आयरन से आयरन 2+ में कन्वर्ट होता है, और आयरन 2+ किस तरीके से कोरोजन से रस्टिंग में जाता है, कन्वर्ट होके। हम उस चीज को कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? तो रस्टिंग है, उसको अब हम रिमूव करना चाहते हैं, जिसे हम हटाना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि भाई रस्टिंग ना हो, हम ये चीज देखना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम इससे
किस तरीके से बचाव कर सकते हैं, कोरोजन को रिमूव कर सकते हैं या हम हटाते हैं कि लंबे टाइम पीरियड के लिए कोई भी चीज है वो चले। आयरन की रोड है वो लंबे टाइम तक हम उसका यूज कर सकते हैं। तो वहां पे हम प्रिवेंशंस देखते हैं, इसके प्रिवेंशंस ऑफ कोरोजन क्या क्या है। देखो सबसे पहली चीज तो यह है, हम बहुत सारी जगह पे देखते हैं जहां पे मान लो सपोज करो अगर मैं किसी जगह पे जा रहा हूं और मुझे कोई रोकना चाहे तो हम उसको क्या बोलते हैं, बैरियर। तो हम सबसे पहले इसका मेथड देखें तो हम उसको बोलते हैं बैरियर, स्टॉपर। क्या होते हैं बैरियर? जैसे कोई भी आयरन रोड है, अगर यदि हम इस आयरन रोड को कोटिंग कर देते हैं किससे, चाहे तो हम ऑयल से, ग्रीस से, या पेंट कर दे इसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर पेंट कर दे, तो हम बहुत आसानी से इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस आयरन रोड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बचा सकते हैं कि हम तुरंत ये मॉइस्चर्स के कांटेक्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में ना आए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास बैरियर, जहां पे हम इसको यूज करते हैं कि चाहे हम पेंट यूज करें, चाहे हम इसका ग्रीस यूज करें, चाहे हम इसमें ऑयल यूज करें वगैरह वगैरह, इसके सरफेस पे जब हम लगा देंगे तो हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, दूसरा अगर यदि हम स्टेप देखें तो हम इसको देखते हैं, जैसे मान लो सपोज करो अगर यदि कोई भी मरने जा रहा है, ठीक है, और उसको बोल दिया कि भाई मरने क्यों जा रहा है, बोले मेरी आखिरी इच्छा है, अगर मेरे पास पैसे बहुत सारे होते तो मैं नहीं मरता, मेरी जगह पे दूसरा कोई आ जाए जो मुझे पैसे दे दे, दूसरा मर जाए तो मर जाए। तो वही सेम काम, अगर यदि मेरे पास ये जो आयरन की रोड है, सैक्रिफाइस करने वाला कोई भी ऐसा एलिमेंट आ जाए, कोई भी ऐसा कंपोनेंट आ जाए जो आयरन को बचा ले लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। भाई अगर यदि इसको बचा ले, आयरन रोड को बचा दे और खुद का चाहे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो, खुद रिएक्शन कर जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब सेकंड स्टेप है वो सैक्रिफिशियल है। सैक्रिफिशियल मतलब खुद ऑक्सीडाइज या रिडक्शन करेगा। जैसे हम यूज करते हैं जिंक, कोई भी ऐसा एलिमेंट उसके लिए यूज करेंगे जो हाईली रिएक्टिव होगा, हाईली रिएक्टिव। अब ये हाईली रिएक्टिव होगा मतलब हाईली रिएक्टिव होगा तो ये आयरन रोड को यूज होने से पहले, आयरन रोड को रिएक्शन करने से पहले खुद रिएक्शन कर जाए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं जिंक का, एल्यूमिनियम का, मैग्नीशियम का, इन एलिमेंट्स का हम इसमें यूज करते हैं। अब अगर यदि हम यहां पे जिंक का यूज करेंगे तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। गैल्वेनाइजेशन ये क्या करेगा, आयरन पे अटैक होने से पहले ये वाले एलिमेंट्स है एनोड का काम करेंगे, रिएक्शन करवाना स्टार्ट कर देंगे, और रिएक्शन करवाएंगे तो हम इसी को बोल देते हैं सैक्रिफिशियल या सैक्रिफिशियल स्टेप। क्लियर? चलो ये तो मेरा गैल्वेनिक हो गया। कई बारी हम यहां पे प्रोसेस यूज कर लेते हैं जहां पे हम टिन का यूज कर देते हैं। बहुत सारे केसेस में कई बारी होते हैं कि जहां हम रस्टिंग को या कोरोजन को बचाना चाहते हैं, वहां पे हम टिन एलिमेंट का यूज कर लेते हैं। और जब टिन एलिमेंट का यूज करेंगे तो इसी को हम टिनिंग बोलना स्टार्ट कर देते हैं। टिनिंग प्रोसेस कर दिए। दोनों वर्ड्स ध्यान रखना, डिफाइन करना है। लेकिन टिन जिंक के कंपैरिजन में कम यूजफुल है, बहुत ही कम होता है। मतलब जहां पे जिंक अच्छे से काम कर सकता है वहां टिन इतना अच्छे से काम नहीं करते, तो हम ज्यादातर जिंक का यूज करते हैं, टिन का यूज नहीं करते। ठीक है, जो तीसरा जो हमारा स्टेप है वो स्टेप ये है कि अगर हम जो आयरन रोड है इसको है, तो ये भी एक सैक्रिफिशियल टाइप ही। अगर हमारे पास यहां पे दूसरा टाइप देखे तो अगर हमने ये बोला, जब हम जिंक की कोटिंग कर दे इसके ऊपर, अगर मैं यहां पे मैग्नीशियम के ब्लॉक को यहां पे रख देता हूं, मैग्नीशियम के साथ में अगर इसको कोट करवा देता हूं, मैग्नीशियम को आयरन रोड के ऊपर कोटिंग करवा दे या उसको अटैच कर दे आयरन रोड पे, तो मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है और रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, यहां पे ये रिएक्ट कर जाएगा और ये एनोड की तरह काम करेगा। इसको कुछ नहीं होने देगा, ये आएगा ऑक्सीजन के साथ में, मॉइस्चर्स के साथ में, इनके साथ में रिएक्शन करेगा और बहुत अच्छे से रिएक्शन करेगा और ये इसको प्रोटेक्ट करेगा, जिसको हम कैथोडिक कंपार्टमेंट भी बोलते हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी प्रोसेस होता है। और एक लास्ट जिसमें हम क्रोमियम का
मिक्सचर बना दे, या हम ये बोल देते हैं कि एल्कलाइन मिक्सचर बना दे, जिससे हम इसको प्रोटेक्ट करें। एल्कलाइन मिक्सचर किसका, क्रोमियम उसमें ऐड कर दे, या फिर हम फॉस्फेट ऐड कर देते PO4 3-। इनका कोई भी एल्कलाइन सॉल्यूशन बना के हम इसको कोटिंग कर दें। अब एल्कलाइन सॉल्यूशन क्यों डालते हैं, क्योंकि एल्कलाइन से अगर मेरे पास बेस प्रेजेंट है तो वो H पॉजिटिव बनेगा, जो H पॉजिटिव बनेगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसमें कोट कर देते हैं किस चीज़ को, कि एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फेट या क्रोमेट, इनके हम सॉल्यूशंस को हम इसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं। जैसे हम पेस्ट करेंगे तो हमारे पास ये एसिड जो बनेगा, HN जो बनेगा, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। मतलब हमारे पास में रिएक्शन में इसको प्रोटेक्शन मिल सकती है। बात क्लियर है। तो हम इस तरीके से आयरन की रस्टिंग को प्रोटेक्ट करते हैं, या हम प्रोटेक्शन देते हैं कि भाई रस्टिंग कम हो। क्लियर। तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंप्लीट पोर्शन है वो हमने डिस्कस कर लिए है। कोई भी डाउट जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड या 3rd नंबर चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो किसी भी टाइप का, आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास में गिवन है। आपको अगर यदि हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स भी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया कंप्लीटली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आज हमने बाइंड अप कर दिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ना। केमिकल काइनेटिक्स को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग टू लास्ट। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच and have a nice day.